नमस्कार, मैं राहुल गौड़ अशोक पांडे जी द्वारा रचित लपकू झन्ना का 8वां अंक लेकर हाजिर हूं। अंक का शीर्षक है ब्रेस ब्रेस ब्रेसूटी, यानी जो दल गया वो मल गया। किराए के जिस 2 मंजिला मकान में हम रहते थे वह 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ था, यानी 3 भाइयों के 3 हिस्से। हमारे और बगल वाले सेट के मालिक पास ही के चोर पानी नामक गांव में रहते थे। हिंदुस्तान के तरफ के कोने वाले ही अपने मकान में रहते थे। उनका बेटा बंटू मेरा हमउम्र था और मेरा दोस्त था। हम लोग अक्सर छत पर खेला करते थे। अपनी खुराफातों को अस्थाई निजात देकर लफत्तू भी हमारे साथ हुआ करता था। छत का एक हिस्सा 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ था और उन 3 हिस्सों के बीच 2-2.5 फीट की दीवारें उठाई गई थी। ये दीवारें बैडमिंटन खेलते समय काम आती थी। दीवारों के कारण खिलाड़ियों के लिए ऑटोमेटिकली पाले बन जाते थे। कभी कभी तो इन 3 छतों पर एक साथ 2-2 मैच चल जाया करते थे। ऐसी स्थिति में बीच की छत कॉमन हो जाती। शाम को बंटू की मम्मी, मेरी बहनें और पड़ोस में रहने वाली कुछ लड़कियां हमारे रैकेट ले लेती और रैकेट चुड़िया का खेल खेलती। खेलने की उनकी शैली को बैडमिंटन तो नहीं कहा जा सकता था। चुड़िया को रैकेट से जैसे तैसे मार पाने की कोशिश करती इन उत्साही खिलाड़ियों को देखकर लगता जैसे तनिक ऊंचे तार पर सुखाने के लिए उचक उचक कर बरसात में भीग गया गद्दा या गलीचा फैलाने का जतन कर रही हूं। वहां खड़ा होना आलस और बोरियत से भर देता था। सो हम लोग क्रिकेट खेलने लगते थे। छत के 3 पाला हिस्से के बाद तीनों सेटों के 3 तरफ से खुले हुए 3 बड़े बड़े रोशनदान थे। रोशनदान के बाद पानी की 3 ऊंची ऊंची टंकियां थी। इन टंकियों के बाद करीब 4 फुट चौड़ा और काफी लंबा हिस्सा था जो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मुफीद था। यानी खेलने की पिच इतनी लंबी थी कि बकौल लफत्तू वहां वेस्ट इंडिया के काले गेंदबाजों से रिखी फास्टम फास्टेस्ट बॉलिंग भी हो सकती थी। हमारी रसोई की चिमनी विकेट बनती, जबकि बंटू वाली चिमनी से गेंदबाजी होती। लफत्तू खेलता कभी नहीं था, न क्रिकेट, न फुटबॉल, न बैडमिंटन, लेकिन वह मुझे अपना दोस्त मानता था। और बावजूद इस तथ्य के कि मेरा बड़ा भाई उसे एकाधिक बार हमारे घर में आया देख उसे अस्वीकृत और जलील कर चुका था, वो जैसे तैसे हर शाम हमारी छत पे पहुंच जाता था। अक्सर हरिया हकले की छत से होकर आया करता था। हमारी छत से इस वाली तरफ ढाबू की छत थी। ढाबू की छत के बारे में कभी विस्तार से बताऊंगा। उसके आगे एक तरफ साईं बाबा की छत थी। इस मकान का धार्मिक महत्व वहाँ साईं बाबा नाम से कुख्यात एक लफंडर शिरोमणि की वजह से था, जो हर महीने नींद की 4-5 नकली गोलियां खाकर आत्महत्या करने के नाटक के मंचन और प्रदर्शन में निपुण हो चुका था। लंबे घुंघराले बालों और सदैव काले पॉलिएस्टर की खरगोश शर्ट और काली ही बेल बॉटम पहनने वाले साईं बाबा के बारे में एक बार मुझे लफत्तू ने कॉन्फिडेंशियल सूचना दी थी कि वह बला लौंदियाबाज है और हर महीने आत्महत्या मंचन के पहले भवानीगंज में एक पैते वाले सरदार जी के घर से बढ़िया से धुन कर आता है। मैं अक्सर ही लफत्तू के आत्मविश्वास और एडल्ट ज्ञान के अपार भंडार पे अचरज किया करता था। ढाबू के छत की दूसरी तरफ हरिया हकले की छत थी। लफत्तू खेलता नहीं था, सो अपनी उपस्थिति को जस्टिफाई करने के लिए वह स्वयंसेवक अंपायर बन जाने का आधिकारिक काम संभाल लेता था। 1 उंगली उठाकर आउट देता और 2 उंगलियां उठाकर नॉट आउट। पहली बॉल ट्राई होती थी और इसमें ट्राई बॉल, कैच आउट, नो रन का सनातन नियम चला करता था। खेल शुरू होने से पहले वह एक छोटे गोल पत्थर के एक तरफ थूक कर टॉस करता था, जिसमें गील या सूख से पहले बल्लेबाजी करने वाला तय होता था। ज्यादा समय नहीं होता था जब छत के महिला खेल मैदान वाले हिस्से से लफत्तू को पुकार लग जाया करती। अभी लाया आंटी जी, कहता लफत्तू चीते की फुर्ती से पहले हमारी गेंद अपने कब्जे में लेता और तुरंत सीढ़ियां उतरकर चुड़िया ले आता। गेंद अपने साथ ले जाने के पीछे उसका तर्क होता था कि वे अंपायर है। बस चुड़िया अक्सर किसी एक रोशनदान से नीचे गई होती और 1.5-2 मिनट में लफत्तू अपनी आधिकारिक पोजीशन पर होता और गेंद थमाकर दुबाला स्टार्ट का आदेश पारित करता।
लेकिन जब कभी चुड़ैया दूसरी तरफ यानी सड़क पर गिर जाया करती, लफत्तू को बहुत काम करना पड़ता था। कोई 5 मिनट तक खेल रुका रहता और जब लफत्तू चुड़ैया समेत लौटता, उसका चेहरा लाल पड़ा होता। गेंद साथ ले जाने की उसकी आदत के चलते हमारा बहुत बखत खराब होता था और हमने इस बाबत एक आध बार असफल वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, पर लफत्तू हमेशा बेटा लूल तो लूल होता है कहकर हमें छुपा देता। हमें उसकी धौंस इसलिए भी सहनी पड़ती थी कि उसके पास एक और अतिरिक्त प्रभार था। बैटिंग करते हुए लेग साइड के शॉट तो टंकियों की दीवारों से टकराकर वापस पिच पर आ जाते, पर ऑफ साइड वाले अक्सर ढाबों की छत पर पहुंच जाते या उससे भी आगे हरिया हकले या साईं बाबा की छत पर। छतों को अलग अलग दिखाने भर मात्र की नियत से बनी 2-1 फुट की बाड़नुमा दीवारें थी। लफत्तू की उपस्थिति हमारे खेल के लिए यूं भी लाजिम थी कि इन छतों से गेंद वापस लाने का काम भी उसी का था। कभी कभार वह हरिया हकले की छत के कोने पर जाकर कहता कि गेंद उछलकर सड़क से होती हुई दूधिये की गली में गोबर में जा गिरी है। हम दोनों परेशान होकर उसके पास पहुंचते तो वह कुछ समय सस्पेंस बनाने के बाद अपनी निक्कर के गुप्त हिस्से से गेंद बाहर निकालकर दांत निपोरता, आंख मारता और ठठाकर हंसता, थूतिया बना दिया छालों को। इस खेल में दिक्कत शॉर्ट पिच गेंदों पर होती थी। बैटिंग वाली चिमनी के पीछे ईंटों के खड़ंजे वाली दूधिये की बेहद संकरी गली थी। इस गली में स्थित पप्पी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल हमारे विकेट के ठीक पीछे पड़ता था। स्कूल क्या था, एक घर था जिसके पिछवाड़े हिस्से में 4-5 कमरे निकालकर कुछ बच्चों के बैठने की जगह बनाई गई थी। मकान के दूर वाले हिस्से में एक सिख परिवार रहता था। सरदारनी बहुत मुटल्ली थी और उनकी आधा या पौन दर्जन सुंदर लड़कियां थी। सबसे छोटी करीब 15 की रही होगी, जबकि सबसे बड़ी कॉलेज पार कर चुकी थी और पप्पी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थी। सरदारनी की हर लड़की कोई ना कोई उचित मौका देखकर घर से भाग चुकी थी और रामनगर में यही इस घर का यूएसपी माना जाता था। घर पड़ोस की औरतें अक्सर इस घर की तारीफ में इतने कसीदे काट चुकी थी कि उनसे कोई मेजपोश बनाता तो सारे रामनगर के आसमान को उससे ढका जा सकता था। लफत्तू उस घर के आगे से गुजरता तो मुंह में 2 उंगली घुसाकर सीटी बजाता और उन दिनों रामनगर में लोकप्रिय हुए लफाड़ी गान बी ओ ई को ऊंचे स्वर में गाया करता। उसे किसी का खौफ नहीं था। जो दल गया बेटे वो मल गया, यह जुमला उसने इधर ही शोले देखने के बाद से अपना अस्थायी तकिया कलाम बना छोड़ा था। पप्पी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल वाली इमारत को हम सरदारनी का घर कहते थे। इस 1 मंजिला मकान की छत पर बहुत बहुत बड़ा रोशनदान था। हमारी छत से उस रोशनदान के भीतर देखा जा सकता था। स्कूल में पढ़ने वाले करीब 40 से 1 बच्चों की वहां असेंबली लगती थी। असेंबली के बाद मधुबाला जैसी दिखने वाली एक बहुत सुंदर मास्टरनी वहीं पर बच्चों को अंग्रेजी की कविताएं रटाती थी। शाम को यही सब बच्चे ट्यूशन पढ़ने वहां आते और मधुबाला द्वारा कविता घोटाए जाने का कार्य पुनः संपन्न किया जाता। बहती नाकों वाले अलग अलग तरीकों से रोने वाले ये बच्चे बरास्ते सरदारनी के रोशनदान सामूहिक रूप से आसमान गुंजाने का काम किया करते। ब्रेस ब्रेस ब्रेसूटी ब्रेसू एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रेसू एवरी डे, भात भात भातुआल भातू एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रेसू एवरी डे। इन कालजयी महाकाव्यात्मक पंक्तियों में एक संस्कारी परिवार के समस्त संस्कारी सदस्यों से आयु लिंग इत्यादि का भेद भुलाते हुए दंतमंजन तथा स्नान में नित्यरत रहने का आह्वान किया जाता था। आप शायद समझ ही गए होंगे कि ब्रेस ब्रेस ब्रेसूटी असल में ब्रश 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 योर टीथ का खतरनाक घिस चुका रिकॉर्ड था। इसी तरह से भात जो था वो चावल नहीं बल्कि बाथ था। अब मैं सकीना से मोहब्बत और शादी के ख्यालात नहीं रखता था, सो मधुबाला से आशिकी कर रहा था। इस दूसरे प्रेम प्रसंग में
लफत्तू की बताई एडल्ट टिप्स के कुछ सुदूर रंग स्मृति में झलक दिखा जाते थे, लेकिन समझ में ज्यादा न आने के कारण वे अंततः किसी सलेटी किस्म के गुबार में गायब हो जाते थे। खैर, शॉर्ट पिच गेंद सीधी उठती हुई सरदारनी के रोशनदान में घुस जाती थी, चाहे बल्ला लगे या ना लगे। इन गेंदों का रिट्रीवल असंभव होता था और हमें नई गेंदों के लिए बड़ों की चिरौरी करनी होती थी। 10 पैसे देने से बड़ों के इनकार कर दिए जाने की सूरत में मैं और बंटू गमी मनाने के मूड में आ जाते। अलबत्ता लफत्तू का मूड बन जाता, वह गाने लगता। उसका तोतला गान मोहम्मद रफ़ी के गाने ताए कोई मुझे दंगली कहे से उठता हुआ किशोर दा के मेले नैना छा बन बादो से दे दी हमें आज़ादी बिना लोती बिना दाल जैसी पैरोडियों से होता, नौटंकियों से सीखे लौंदा पतवारी का जैसे अडल्ट गानों तक पहुंचता। इस परफॉर्मेंस का चरम विकट रूपी चिमनी से सटकर लफत्तू के खड़े हो जाने पर आता था। मैं और बंटू पीछे दुबक जाते। वहां पर खड़ा लफत्तू सरदारनी के घर की तरफ देखता हुआ बेशर्मी से जोर जोर से गाता, खेल खेल खेलू बाल खेलू अब्रीडे, फादल मादल ब्लादल चिस्टल खेलू अब्रीडे। अगले स्टेंजा में वह खेल के ख को भ में बदल देता। कुमाऊनी में इससे बनने वाले शब्द से अभिप्राय मनुष्य देह के पृष्ठ भाग में अवस्थित उस क्षेत्र विशेष से है जिस पर अक्सर लातें पड़ती हैं और जो उत्तर भारत की अंतरंग पुरुष भाषा की शब्दावली का विशिष्ट घटक होता है। इसी को गाता गुनगुनाता वह हमसे विदा लेता। सरदारनी उसके पापा से उसकी शिकायत कर चुकी होगी, यह उसे पता रहता था, पर हमारी तरफ आंख मारकर वह कहता, जो दल गया बेटे वो मल गया। लीजिए, ये 8वां अंक यहां समाप्त होता है। मेरा धन्यवाद है निगम साहब को, जिन्होंने लॉकडाउन के चलते अपनी बालकनी से आवाज़ लगाकर मुझे बताया कि उन्हें उस सीरीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत आभार मित्र विपुल का, जिन्होंने बताया कि चीज़ उम्दा है। थैंक्स मित्र पंकज टुटेजा का, उन्हें भी ये सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो आप भी बताएं और साझा भी करते चलें। अगले अंक में जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।